नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी वर्णमाला के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि ड़ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप जानते हैं हिंदी में जो वर्ण होते हैं ये क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे हिंदी में इनका उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू। इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इनका क्या होता है तालु। इनका क्या होता है तो मूर्धा। तो इनका क्या होता है दंत। तो इनका क्या होता है ओष्ठ। कहने का मतलब ये है कि यह जो क से क, ख, ग, घ अंग हमारे कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियां है, या इसका हम कह सकते हैं के टी यम दो। केटीएम दो पापा, लड़के कहते हैं केटीएम खरीद दो। तो केटीएम से हम याद कर सकते हैं ये जो वर्ण है यहाँ से यहाँ तक ये सारी ध्वनियां कंठ से बोली जाती है। ये सारी ध्वनियां तालु से बोली जाती है। ये सारी ध्वनियां मूर्धा से बोली जाती है। इसका मतलब ड़ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, अड़ का तो मूर्धा हो जाएगा। विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया है कंठों से ध्वनियां कौन सी है। कहने का मतलब हमारे पास पहले तो हम ये जाने इनका उच्चारण स्थान के बारे में कि अ है और आ है, इन दोनों का उच्चारण स्थान बाबू होता क्या है कंठ। छोटी ई और छोटा बड़ी ई इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है ताल। ठीक, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है तो इनका होता है ओष्ठ। अब हम बात करेंगे कंठोष्ठ, यानी अ के साथ अगर हम छोटी ई मिलाए कंठ के साथ तालु जोड़ते हैं तो ए बनता है। ठीक, अगर अ के साथ ए मिलाए तो क्या बनता है ऐ बनता है। यानी इनका उच्चारण होता है कंठ, इनका तालु। तो ये कंठ तालु से बोले जाने वाली ध्वनियां है। कौन सी ध्वनियां हैं, कंठ तालु ध्वनियां हैं। अगर हम आगे बात करें, अगर अ के साथ छोटा ऊ मिलाते हैं तो क्या बनता है ओ। अगर अ के साथ ओ मिलाते हैं तो बाबू क्या बनता है, बनता क्या है औ। अब हम देखेंगे जरा, थोड़ा हम पेन की साइज अपनी बड़ी कर लेते हैं। इन दोनों का अगर उच्चारण स्थान देखेंगे तो अ का उच्चारण स्थान बाबू क्या है कंठ और ऊ का ओष्ठ। यानी दोनों को अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा, इनका उच्चारण होता है कंठ। कंठ ओष्ठ के नाम से जानते हैं, कंठ ओष्ठ। इसका मतलब ओ और औ जो होता है कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ ओष्ठ ध्वनियां हैं। आइए तीसरे पर चलते हैं। अगला सवाल है स का उच्चारण स्थान। तो हमारे पास जो व्यंजन होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको किसको कहते हैं तो क से लेकर म तक की जो ध्वनियां होती हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है, 4 होती है। कौन कौन, य, र, ल और व। फिर होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से 4 वर्ण आते हैं यही समझ लेते हैं, यह वाला स, यह वाला स और यह वाला स और ह। अब हमें आ गए ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसका तो उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक, इसका होता है तालु उच्चारण स्थान। इसका क्या होता है बाबू, मूर्धा होता है। इसका दंत स होता है। ह को हम क्या कहते हैं, कंठ वर्ण या काकल्य वर्ण के नाम से हम इसको जानते हैं। तो पूछा है इस स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट उत्तर। आइए अगले सवाल पर। हिंदी वर्णमाला में अ और अह को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं जो स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। अगर पूछ दिया जाए कुल स्वर कितने होते हैं तो कुल स्वर कितने होते हैं तो बाबू 11 प्लस 2, 11 प्लस 2। ये दो जो होते हैं अंग और अह को ही गिन के बताया जाता है। इन दोनों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक, अगले सवाल पर बढ़े।
निम्न में अर्ध स्वर कौन सा है? य, व, र और ल। देखिए ना, इन दोनों को हम य और व को, ठीक, अब हम य और व को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि य और व को देखिए ना, हम लिखे हैं मही लाए, तो ये भी तो हम लिख सकते हैं मही ला ए। अब भी तो वही पढ़ा जाएगा, इसलिए ये स्वर के समान होते हैं, इसलिए अर्ध स्वर। अगर हम जैसे बोलें कौ कौ आ, इसी को हम लिख दे क्या? कौवा। जरा देखिए ना, ये भी तो बात वही है, इसलिए इन दोनों को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इन पूरे को क्या कहते हैं। पूरे को हम अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ना, कंठ से बोले जाने वाले क ख ग घ अंग, ठीक, तालु से च छ ज झ इया इया, कंठ तालु मूर्धा से ट ठ ड ढ अड़, कंठ तालु मूर्धा, ठीक, दंत और उष्ट प फ यहाँ होता है ड़, त थ द ध न, यहाँ होता है प फ ब भ और म, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ ध्वनियाँ होता है। प का प फ ब भ म, ये कंठ से, ये तालु से, मूर्धा से, ये दंत से और ये ओष्ठ से। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? अच्छा, बात करेंगे जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है 3 प्रकार से। कौन कौन? अग्र स्वर कहा जाता है, एक को मध्य स्वर कहा जाता है और दूसरे को हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। बाबू, जौना की आगे देखिए ना, 1 2 और 3, जौना की आगे 3 3 बन जाए वही पश्च स्वर। मध्य स्वर में कौन आता है? अ, और जौना के आगे अब 3 3 बने, क्या इसमें 3 बन रहा है ना? आ, ठीक, उ, ठीक, बड़ा उ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, ए, ये किस में आते हैं? अग्र स्वर में। मध्य स्वर में अ आता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये कहाँ से होते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। निम्न में कौन सा पश्च स्वर है बाबू? किसके आगे 3 बना हुआ दिख रहा है? ये आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ें। आधुनिक व्याकरण के दृष्टि से ब का वैशिष्ट उच्चारण क्या है? अच्छा, प फ ब भ कहाँ से बोले जाते हैं? प फ ब, यानी एक तो यह प्राण के आधार पर प फ ओष्ठ से भी बोले जाते हैं। चलिए, ये हमारे में ओष्ठ इसमें है, क्या इसमें कहीं ओष्ठ है? ओष्ठ है, ओष्ठ इसमें है, यानी यही दोनों हमारे पास। यह दोनों तो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ये दंतोष्ठ नहीं, ओष्ठ होता है प का, प फ ब, ठीक, स्पर्श भी होता है। अब देखिए प फ ब, यानी प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या कहलाते हैं? महाप्राण के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब इसी में तो दिख रहा है, ओष्ठ भी है, स्पर्श भी है, अल्प प्राण भी है, अघोष भी है, निर्नासिक भी कहलाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा प्रश्न कुछ लेवल के प्रश्न लिए गए हैं, घबराइए मत, बिल्कुल ऐसा प्रश्न क्लास में भी पढ़ाए हैं। आइए अगले पेज पे। हिंदी में स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे को क्या कहते हैं? जो होता है बाबू ना, क ख ग घ अंग, ठीक, च छ ज झ इया, इसको हम बोलते हैं पहला वर्ग, इसको बोलेंगे दूसरा वर्ग, इसको बोलेंगे तीसरा वर्ग, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। करा स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को, अच्छा, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण, ये जो 5 वर्ण हैं, दूसरे और चौथे को हम अभी बताए हैं। 135 अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ वर्ण या अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो जरा बताइए ना, 2 और 4 हुआ तो ये क्या होगा? महाप्राणे तो कहा जाएगा। तो मर दीजिए, क्या दिक्कत है? महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। अगले पेज पे आइए।
स्वर ध्वनि के प्रकार है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुट, यानी ऑप्शन क्या देंगे? उपर्युक्त तीनों होता है। ह्रस्व भी होता है। अगर हम बात करें छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि कहाँ जाते हैं? ह्रस्व। दीर्घ के अंतर्गत कौन आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, या किसके अंतर्गत आएंगे? दीर्घ के अंतर्गत। इन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम। अब प्लूट का मतलब, जिसे कहने का मतलब ये है, आदमी नहीं चिल्लाते हैं कहीं खेत में कोई कार्य कर रहा है, कहते हैं रमवा रे, या आप मंदिर के अगल बगल से गुजरे होंगे, ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती है। ओ, जो ओम बोला जा रहा है यही क्या है? प्लूट स्वर। ओम जो बोला जा रहा है यही क्या है? प्लूट स्वर। या कहा जाए रमवा रे, जो लंबे समय तक बोला जाए, सनिसवा रे, यही प्लूट स्वर है। अगले पेज पे आइए। कौन सा अमानक वर्ण कहलाता है? देखिए, हम इस भ को क्या कहते थे? अमानक वर्ण। पहले जो था इस प्रकार लिखा जाता था, बाद में इसका रूप बदल गया, इस प्रकार हो गया। पहले ये जो था अमानक वर्ण, हिंदी में दो ही होते हैं। अमानक वर्ण हिंदी में केवल दो होते हैं बाबू। एक यह वाला ल को अब ऐसे लिखा जा रहा है, देखिए ना, यही वाला तो है। विकल्प क्या हो जाएगा? सी। सी को अमानक वर्ण कहा जाता है। आइए अगले पेज पे। घ का उच्चारण स्थान, अरे भाई अभी जस्ट बताए हैं। ये जो क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इन सभी वर्णों का कंठ होता है। या ट्रिक लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल आप कॉपी के साथ आइए, कॉपी पर आप लिखना चालू करिए। टिकली मेथड क्या बनेगा इसका? अकुह, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, विसर्जनिया नाम कंठ, नाम कंठ। देखो भाई कितने वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। अ से निकला अ आ, अ से निकला अ आ, कु से निकला क वर्ग। क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग, और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कितना आसान तरीका है। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, यानी अ आ क ख ग घ अंग और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगले पेज पे चलिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। अगले पेज पे आइए। कौन सा वर्ण दंतव्य वर्ण कहलाता है? अच्छा, दांत से बोले जाने वाले, तो देखिए ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक, क ख ग घ ङ च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न। क्या त इसमें आ रहा है क्या? ये दंतव्य ही तो व्यंजन कहलाएगा। अगले पेज पे आइए। कौन सा अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब मात्रा नहीं है। देखिए, कारखाना में मात्रा है ना बाबू, चहचहाना में मात्रा है ना, अमिताभ में मात्रा है ना, कौन सा मात्रा नहीं है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अमात्रिक। जिस अ का मतलब हिंदी में एक चीज जान लीजिएगा, अ ऐसा वर्ण है कि हमेशा निगेटिव अर्थ देता है, किसी के साथ लग जाए। और जैसे मर के आगे जरा अ जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? अमर, नहीं मरने वाला। जीव के आगे अ लगा दीजिए या निर लगा दीजिए, निर्जीव हो जाएगा। इसका मतलब हम, यह क्या है? कलरों में कोई मात्रा नहीं। विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले पेज पर आइए। कौन सा अर्ध स्वर कहलाता? अभी बताए हैं बाबू। य और व को हमेशा हम किस नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो क्या इसमें है क्या? यह विकल्प दीजिए ना, डी। आइए अगले पेज पे चलते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो व्यंजन हमेशा याद रखिएगा कि व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है और क से लेकर कहाँ तक होते हैं? म तक होते हैं। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व उष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या बाबू क्या होती है? 4 ही होती है। कौन कौन? स, कौन सा? तालु स, मूर्धा स, दंत स और ह। ठीक, तो 25 4 29 4 व्यंजनों की संख्या 33। और यही कह देगा कुल व्यंजन तो हो जाएगा 35। मामला हो जाएगा गड़बड़। कुछ गड़बड़ नहीं है। व्यंजन क्या? 33। अब पूछ देगा कुल व्यंजन, तो ड और ढ के नीचे नुक्ता
जो द्विगुण वाले हैं ना, द्विगुण, ड और ढ के नीचे क्या लगा देते हैं, नुक्ता, इसी को गिन लेते हैं कुल व्यंजन में। यह अलावा व्यंजन को क्या कहते हैं, एकदम देखिए ना, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। मारिए था। आइए अगले पेज पर चलते हैं। कहेंगे सर कितना तेज पढ़ा रहे, तेज नहीं पढ़ा रहे बाबू, सवाल में कोई दम नहीं है। ज्ञ का उच्चारण, अच्छा ये बताइए, आप पढ़े होंगे कि एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हिंदी में देखा जाए तो कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और एक क्या होता है, स्र। छ किससे बना है, तो आधा क और मूर्धा स से बना है। त्र किससे बना है, आधा त और र से बना है। ज्ञ किससे बना है, तो आधा ज और य से बना है। स्र किससे बना है, तो आधा स और र से मिलके क्या बना है, स्र। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या बाबू कितना होगी, 4। पूछा है ज्ञ किससे बना, तो ज्ञ आधा ज और य। देखिए ना पूरा ज, आप सनवा कैसे बनाया, इहो देखिए, ज और य, इहो नहीं होगा, आधा ज य, ई हो जाएगा। बिल्कुल राइट उत्तर मिल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, दिया है 6 वर्ण किसके योग से बना है। अच्छा अभी बताएं, पिछले ही पेज पर बताएं, इसीलिए कह रहे हैं आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इतना काम की चीज है ना बाबू कि एकदम करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पत पढ़त निशान। यही चीज का मामला है, जितने आप अभ्यास करेंगे प्रश्न आएगा। देखिए आ गया ना, 6 किससे बना है, तो आधा क और 100 किसमें है, मारिए इसको टिक। अगले पेज पे आइए। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था, तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले क्या भक्ति सागर में हुआ, सुख सागर में हुआ, प्रेम सागर में हुआ कि काव्य सागर में। और खड़ी बोली का पहला प्रयोग सुख सागर में मिलता है। आइए अगले पेज पे। यह अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं, यह अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, क ख क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व को हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। उस व्यंजन किसको कहेंगे, मूर्धा, तालु स, मूर्धा स, दंत स और ह को हम क्या कहेंगे, उस व्यंजन कहेंगे। आइए अगले पेज पे। वावेल हिंदी में स्वर को क्या, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, तो स्वर कहते हैं। अगले पेज पे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है। अच्छा हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, एक का नाम है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, एक का नाम है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अगर बात किया जाए व्यंजनों की संख्या में, तो व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगी, क्या आप इसको जोड़ नहीं पाएंगे, 25 4 29 4 35 हो जाएगी। आइए अगले पेज पे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। अच्छा एक बात लगा दिया, देखिए अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि री, ए, ओ, औ। अगर पूछेगा स्वरों की संख्या, तो यही हमारे पास बाबू स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं, स्वर 11। अगर पूछ देगा कुल स्वर, तो ई तो बेचारे 11 तो है ही है, 2 और जोड़ देते हैं, ये 2 कौन बढ़ जाते हैं बाबू, तो 11 2 13, ये 2 जानते हो कौन बढ़ जाता है, एगो अम वाला, एगो अह वाला। अम को अनुस्वार कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग के नाम से जानते हैं। कौन सी के नाम से जानते हैं, विसर्ग के नाम से जानते हैं। 11 2 13। अब तो स्वर अल्लाह पूरा क्लियर हो गया होगा। 11 2 13, यही को का हम कहते हैं अनुस्वार। चलिए अगले पेज पे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, जरा आप यहाँ लिख लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण या ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर यही सवाल बन जाए जरा सा मिस्टेक से,
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई क्या है? तो भी क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्ण ही होगा। ठीक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? मौखिक इकाई को हम किसके नाम से जानते हैं? तो ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब बोलिए ना मुख से, भाषा बोलिए, कोई भाषा बोलिए। अब चाचा कहिए, चाचा, पहले ध्वनि निकली, इसीलिए मौखिक इकाई कहेगा तो बाबू ध्वनि देंगे। और कहेगा लिखित इकाई, जो चाचा हमने बोल रहा है इसी को लिख दिए तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। और कह देगा कि ये भी सवाल बना के पूछ देगा आपसे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो सार्थक इकाई कह देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहेंगे क्या गड़बड़ हो जाएगा सर जी? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। यह देखिए ना, ये एक शब्द है। अगर सार्थक इकाई लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। आइए अगले पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण, पूछ देगा सार्थक इकाई तो शब्द हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला है स स ह कौन से व्यंजन है? स कैसे है? उष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अच्छा, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं भाई? क से लेकर म तक के जो व्यंजन है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, ये है स्पर्शी व्यंजन। ठीक, आगे आइए, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? अभी तो बताए हैं भाई, संयुक्त व्यंजन हिंदी में 4 होते हैं। तो कहेंगे गुरुजी यो बताइए कौन कौन होते हैं। चलिए हम संयुक्त व्यंजन की संख्या लिख दे रहे हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या बाबू 4 होती है। कौन कौन होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। लिख लो। आगे आइए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 मानी गई है। अच्छा, अगर समझना चाहते हो तो जरा समझ लो। अगर पूछा जाए स्वर कितनी, तो स्वर हो गए 11। दूगो क्या हो गए? अयोगवा। अंग और अ को बाबू अयोगवा कहते हैं, अलग कुछ नाम थोड़े ना है, अयोगवा। फिर होते हैं स्पर्श व्यंजन, कितने होते हैं? स्पर्श की संख्या हो गई 25। अंतस्थ की संख्या कितनी हो गई? 4। कहेंगे ऊष्म की संख्या गुरुजी बता दीजिए। यो होते हैं बाबू 4। कहेंगे द्विगुण कितने होते हैं? तो द्विगुण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। फिर क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो ये भी होते हैं 4। अगर कुल का योगफल करें 4 2 6 4 10 4 14 5 19 19 2 21 1 22 की 2 हाथ में लगा 2 और 2 1 3 और 2 5। अब तो आप सीख गए होंगे ना कि यही तो 52 वर्ड है हिंदी में, इन्हीं का तो अध्ययन किया जाता है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर। कहाँ वीडियो बन ही रहा था? बन रहा था, चल रही। अच्छा, बंद करिए। और नहीं हो रही। ये लॉक करो, स्वाइप द स्क्रीन, स्वाइप करना है।